इनफर्टिलिटी तब कहेंगे जब कि अपने बॉडी को हम सिग्नल समझें कि ये इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देयर माइट बी समथिंग देयर, वी विल नीड टू इन्वेस्टिगेट। क्या लाइफ स्टाइल डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है और उस कारण हम कंसीव नहीं कर पाते। एक वीमेन और मेल को कब एक टेस्ट करा लेना चाहिए कि मैं इनफर्टिलिटी की तरफ नहीं हूँ? बहुत बार हम अगर ट्रीटमेंट करते भी हैं वो भी फेल हो जाती है। एक बंदा था जिसने 25 केस में स्पर्म को फ्रीजिंग कराई थी और उसको 28 केस में डायग्नोज हुआ कैंसर। वी आर नॉट सेइंग कि नहीं बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। स्ट्रिक्टली लड़कियों के लिए होता है, तो लड़के जो पीते हैं और सिगरेट पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो ये दोनों का कब से छोड़ देना चाहिए? तो अगर जिनको 1 या 2 अबॉर्शंस होते हैं और वो फील कर रहे हैं कि नॉर्मली हो रहा है, बस कुछ स्ट्रेस आ गया, हो गया, लेकिन क्या ये आपके कुछ जीन में या फिर आपके कुछ ऐसे करने से ही हो रही है? अबॉर्शन हुआ है उसके कुछ कारण होते हैं कि शादी से पहले उनकी अबॉर्शन हुई रहती है, सडन फ्रेम्स और समथिंग, तो वो जब इस समय कंसीव करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। तो वो जो हमारा एंडोमेट्रियम जिसके अंदर हमारा बेबी जाके एम्ब्रियो एम्बेड होते हैं, जो बढ़ते हैं, जहाँ से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, वो अगर डैमेज हो जाता है। सप्लीमेंट्स के रूप में भी बहुत सारे को होता है कि ये सब नहीं मैनेज हो रहा है, तो सप्लीमेंट्स के रूप में हम क्या ऐसा इंक्लूड करेंगे? उसमें गंदा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाने की वजह से एग का क्वालिटी अफेक्ट होता है। मार्केट में भी बहुत सारे ऐड आते रहती है कि ये लीजिए आपकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, आपके स्पर्म काउंट भी बढ़ जाएंगे, होने के बाद तुम 3-4 घंटा वैसे लेते रहो। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करना या हैवी एक्सरसाइज करना भी इम्पैक्ट कर सकता है। अगर इफ यू आर हैविंग अ सेक्सुअल एक्टिविटी इन अ शावर इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, वो भी सेक्स किए हैं तो अगर कंसीव करना है, बॉडी उल्टा करके रखो और आप उस मूवमेंट मत करो। बट रिसेंट गाइडलाइंस कहती है कि आप अगर एक बूंद भी अल्कोहल लेते हैं, मस्टरबेट और पोर्नोग्राफी के ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। इवन मेल को कितने मतलब एक दिन में या हम वीकली अगर देखें तो मस्टरबेट कितनी करनी चाहिए? तो जो हम आजकल 4 घंटा सोने को बहुत बड़ी सोने की मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा सो लिया, तो नींद कितना इम्पैक्ट करता है? गोल्डन फार्मूला क्या है फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए? नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना बंदा आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहाँ हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक एक्सपर्ट के साथ। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्मिता गोलाप, एक एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह हमारी लाइफ स्टाइल चॉइसेस डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारी फर्टिलिटी को। स्ट्रेस, स्लीप और वर्क लाइफ बैलेंस का फर्टिलिटी पर क्या इम्पैक्ट होता है, डाइट, वेट मैनेजमेंट और एक्सरसाइज की क्या रोल होती है, स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन जैसे हैबिट का रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर क्या असर पड़ता है और क्या क्या छोटे लाइफ स्टाइल चेंज करके नेचुरली तरीके से कंसीव की जा सकती है। आज का एपिसोड हर उस कपल को देखना चाहिए जो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ पे आपको एक्सपर्ट की जानकारी मिल सके। वेलकम मैम, आपका स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में। मैं पहला क्वेश्चन यही लेना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी क्या है, और हर किसी का डिले प्रेगनेंसी जाता है, तो उसको हर किसी को डिले प्रेगनेंसी जो हो रही है वो इनफर्टिलिटी से लिंक हो सकती है या फिर नहीं? हर कपल, हम इनफर्टिलिटी तब कहेंगे जब कोई कपल ऑलरेडी 1 ईयर ट्राई कर चुके हैं प्रेगनेंसी के लिए एंड फिर भी अगर उन्हें कंसीव नहीं होता है तो हम उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। अगर किसी कपल ने ऑलरेडी कंसीव कर लिया है एक बार और उसके बाद 1 साल फिर से सेकेंड बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, या पहले की प्रेगनेंसी अबॉर्शन हो गया और वो कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो भी अगर 1 साल उसके बाद भी ट्राई किया है उन्होंने एंड इफ दे हैव नॉट कंसीव्ड, तो हम उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो हर डिलेड प्रेगनेंसी अगर 4-5 महीने ट्राई किया है, 7-8 मंथ्स ट्राई किया है एंड उसको तुरंत लेबल कर देना
कि नहीं आपको तो इनफर्टिलिटी है, ये गलत है। इसमें एज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। 35 इयर्स का एज हम कहते हैं गोल्डन नंबर। बिफोर 35 इयर्स 1 ईयर तक आप विदाउट एनी टेंशन ट्राई करते रहिए। ऑफ कोर्स पहले डॉक्टर को ट्राई करने के पहले दिखाइए, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करिए, जो रिक्वायर्ड टेस्ट है बेसिक टेस्ट कर लीजिए। इफ एवरीथिंग इज गुड देन कीप ट्राई। तो आई वुड नॉट से कि थोड़ा ट्राई कर लिया और तुरंत ही इनफर्टिलिटी, है ना। तो ये जो इनफर्टिलिटी, जैसे आपने बोला है कि थोड़ा सा ट्राई कर लिया नहीं हो सकता, लेकिन इनफर्टिलिटी में अगर साइन अगर हम समझे, मुझे कुछ साइन है, तो ऐसा क्या साइन देख के आता है कि अपने बॉडी को हम सिग्नल समझें कि ये इनफर्टिलिटी के तरफ जा रहा है? 1 ईयर पहले ये बोलना बहुत मुश्किल है कि वी आर इनफर्टाइल, या ऐसे बॉडी कोई साइन देती है, बहुत मुश्किल है। अगर ऑफ कोर्स किसी को कोई इरेगुलर पीरियड का प्रॉब्लम है, किसी को वेट गेन या कोई अदर मेडिकल कंडीशंस है, जैसे कोई थायराइड इश्यूज है, स्ट्रेस है, या कोई अदर लाइफस्टाइल इश्यूज है, वो सब अगर रहते हैं एंड इफ दे आर नॉट कंसीविंग एंड दे हैव सम साइंस कि पीरियड ही नहीं आ रहा है, पीरियड आता है तो बहुत कम आता है, आने के लिए 1.5 महीना 2 महीने का समय लगता है, देन वी कैन से कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, there might be something there, we will need to investigate। तो उस केस में भी कहना कि you are infertile would be wrong, okay, because वो करेक्ट हो सकते हैं, थोड़े कुछ चेंजेस, थोड़े से टेम्पररी कॉजेस रहते हैं। सो एवरी अगेन इरेगुलर पीरियड है तो मैं इनफर्टाइल हूँ? नो। सो इनफर्टाइल का एक ही डेफिनेशन है कि आप ट्राई करें, और अगर इतने ड्यूरेशन तक ट्राई करने के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रहती है, देन इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम। उससे पहले वेरी रेयरली देयर विल बी समथिंग। किसी को कभी कभी पहले टीबी हुआ रहता है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है, जिसे हम गर्भनलिका कहते हैं, उसके अंदर कभी कभी डैमेज हो जाता है। वैसे हुआ तो फिर हम इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। पेशेंट विल हैव नथिंग, दे विल हैव सब कुछ ठीक है, पीरियड ठीक है, एवरीथिंग एल्स इज गुड, हम सारे टेस्ट करते हैं, सब नॉर्मल है। फिर जब हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि अरे कंसीव नहीं हो रहा है, तब जब हम एडवांस टेस्ट की तरफ चलते हैं तब हमें पता लगता है अरे ट्यूब ही खराब है। तो यू नो देयर आर नो साइंस ट्यूब के लिए, देयर आर नो साइंस, देयर इज नथिंग। वी मे फील अरे सब कुछ तो ठीक था, सडनली क्या हो गया। कुछ ऐसी चीजें रहती है तो ही पता लगता है, अदरवाइज देयर आर नो रियली साइंस एज सच। हाँ, जब आपको लगता है पीरियड में कोई इशू है या कोई और इशू है, तब ऑफ कोर्स डॉक्टर दिखाना जरूरी है बिफोर इवन द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ योर ट्रायल। ओके, जैसे आपने मेंशन की ट्यूबरकुलोसिस अगर होता है तो फेलोपियन ट्यूब्स सिकुड़ जाती है, ऐसा कुछ। तो मेल में ऐसा क्या, अगर हम कुछ बीमारियां अगर नोटिस करें? इवन मेल्स में ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट करता है। मेल्स को अगर प्राइवेट पार्ट में कभी कोई इंजुरीज रही है या प्राइवेट पार्ट में कोई सर्जरीज रही है, तो वो सब इंडिकेट करती है कुछ हो सकता है, जिसके वजह से वी हैव टू बी केयरफुल। प्रेजेंट टाइम को हम देखते हैं तो एक चीज होता है कि सभी लोग भाग रहे हैं, सब कोई काम में बिजी है, कोई लोग रुका नहीं है, मेल हो या फीमेल, सबको स्ट्रेस है या फिर जो भी है, वो काम कर रहे हैं, घर का भी, सोशल वर्क, फिर इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। इस चक्कर में ना बहुत सारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। क्या लाइफ स्टाइल डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है इनफर्टिलिटी को? जी, वेरी 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 करेक्ट क्वेश्चन। लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा आई विल से इनफर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है। बहुत बार बॉडी के अंदर सब कुछ नॉर्मल है, बट हम काफी स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस की वजह से काफी सारी चेंजेस आ जाती है बॉडी में, और उस कारण हम कंसीव नहीं कर पाते। द मोमेंट द स्ट्रेस गोज, द पेशेंट कंसीव्स। तो उसको ऐसे कहना कि इट इज जस्ट एक साइड में थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है, वुड बी वेरी रॉन्ग थिंग टू से। बहुत बार हम अगर ट्रीटमेंट्स करते भी हैं, वो भी फेल हो जाती है इफ द पेशेंट इज अंडर टू मच स्ट्रेस। पेशेंट के अंदर, कपल इज अंडर टू मच स्ट्रेस, तो डेफिनेटली मोर देन एनीथिंग एल्स आई विल से स्ट्रेस हैज एन इम्पैक्ट।
तो और क्या क्या लाइफ स्टाइल में, जैसे फूड हैबिट भी चेंज हो रही है, तो क्या क्या आप अपने पेशेंट में अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं कि उनके लाइफ स्टाइल जो मेजर इम्पैक्ट कर पा रहे हैं उनके? इम्पोर्टेंट तो ये है कि काम का स्ट्रेस, ये सोचना कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे तो माइंडसेट, बेसिकली द माइंडसेट कि वी आर अंडर टू मच स्ट्रेस, हमारे बहुत सारी डेडलाइंस, हमें ये करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. आई अंडरस्टैंड वी आर रेसिंग एंड वी वांट टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उस माइंडसेट को चेंज करना और ये सोचना कि सिर्फ स्ट्रेस नहीं, दिस इज समथिंग एल्स, उसको हैप्पीली लेना थोड़ा सा हेल्प करता है. सो स्ट्रेस, अगर आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, आपको समय ही नहीं है खाना बनाने के लिए या खाना फ्रेश खाना का कुछ भी अरेंजमेंट करने के लिए, आप यू आर रिलायबल मोस्टली ऑन आउटसाइड फूड और जंक फूड, इवन इफ दे आर सैलेड्स फॉर दैट मैटर, they are still not fresh, they may still not be having a balanced meal जो हमें चाहिए on a regular basis, वो नहीं होता है. दूसरा, आप जब ठीक से टाइम पे सोते नहीं हैं, when you are not sleeping on schedule, or if you are sleeping under stress, तो जो बॉडी के जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं. उसकी वजह से जो हमारी एग क्वालिटी है वो अफेक्ट हो जाती है. स्पर्म का जो मोटिलिटी है, जिस वजह से स्पर्म अंडे की तरफ पहुंचते हैं, उनका स्पीड कम हो जाता है, तो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स. तो खाना क्या खाते हैं, सोने का स्केड्यूल क्या है, कितने टाइम पे सोते हैं, किस अवस्था में, इन द सेंस हाउ स्ट्रेस्ड आर यू बिफोर यू आर स्लीपिंग, ऑल ऑफ दैट इम्पैक्ट्स. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ फिजिकली एक्टिव यू आर. आप काम में बिजी है, आपको कम्यूट करना है, इतने ट्रैफिक में से जाना है, इवन इफ इट इज अ स्मॉल डिस्टेंस, द ट्रैफिक इज सो मच, इट टेक्स 30 मिनट्स. वो 30 मिनट्स में हमारा जो एक्सरसाइज हो पा रहा था वो भी नहीं हो पा रहा है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी विल हैव टू वर्क आउट टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है, जिसके अंदर फूड, स्लीप एंड एक्सरसाइज, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, वी आर मोस्टली सेडेंटरी, एक ही जगह पे बैठ के कर रहे हैं काम, देन इट इम्पैक्ट्स द वेट दैट वी पुट ऑन, वो इम्पैक्ट करता है. उसके अंदर जो अच्छी अच्छी चीजें हमारी बॉडी में आ रही है, वो गंदी गंदी चीजों में चेंज हो जाती है. तो इसलिए एक्टिविटी करना, रहना, एक्टिव रहना, ठीक टाइम पे सोना, खाना पीना ठीक खाना बहुत जरूरी है. इट इम्पैक्ट्स. जी, एक इनफर्टिलिटी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक विमेन और मेल को कब एक टेस्ट करा लेना चाहिए कि मैं इनफर्टिलिटी की तरफ नहीं हूँ या हूँ, जो कि एक एज के दौरान होना चाहिए टेस्ट, वो कब होनी चाहिए? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग लेट मैरिजेस कर रहे हैं, तो लेट मैरिजेस में हम कब, किस एज में एक ऐसी कोई टेस्ट करा ले या गायनो से मिल लें, जिससे हमें वो इनफर्टिलिटी वाले सेक्शन को या फर्टिलिटी सेक्शन को हम जान पाए कि मैं ठीक हूँ या फिर मुझे उस पर वर्कआउट करना है. सो बेसिकली अगर हम सिर्फ फर्टिलिटी के बारे में एक कपल अगर सोच रहा है, तो जितना जल्दी, मतलब as soon as you get married, अगर आपने सोचा है कि मुझे आगे 3-4 साल में बच्चा चाहिए, तो या 10 साल में बच्चा चाहिए, तो तुरंत जब भी शादी हो जाती है, तब एक डॉक्टर को दिखा के आपके बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट आपने कर लेने होते हैं. आप जब वो अगर रिपोर्ट्स ठीक आती है एंड वी हैव द फ्रीडम कि हम प्लान कर पाए कि ठीक है, सब ठीक लग रहा है, बेसिक टेस्ट तो ठीक लग रही है, अब मैं शायद 2 साल बाद ट्राई करूंगी. जब मैं ट्राई करना शुरू करूंगी, उससे पहले आई मस्ट मीट विद द डॉक्टर, रन सर्टेन बेसिक टेस्ट, जिसमें मैं देख रही हूँ कि हाँ, मेरे न्यूट्रिशन लेवल्स ठीक है, मेरे बाकी के बेसिक हार्मोन लेवल्स ठीक है, अगर मैं तुरंत कंसीव करती भी हूँ तो मेरे बेबी के ऊपर कोई हार्म नहीं होगा, आई एम इन अ गुड हेल्थ. सेम पार्टनर के लिए उनके डिटेल्ड इवैल्यूएशन में सिर्फ एक सीमेन एनालिसिस हम चेक करते हैं. अगर इतने बेसिक चीजें भी हम देख ले, दैट इज इनफ, एंड देन यू स्टार्ट ट्राइंग. तो
आप जब कहती हैं कि हमें प्रेगनेंसी के लिए या फर्टिलिटी के लिए प्लान करना है और कोई कपल मैरिड नहीं है लेकिन अ फीमेल इज स्टिल थिंकिंग कि मैं आई डोंट वांट अ प्रेगनेंसी टिल 35 इयर्स एंड आई एम ओनली 25 नाउ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं इवन इफ आई एम नॉट हैविंग अ पार्टनर, इवन इफ आई एम नॉट मैरिड और व्हाटएवर, तो मैंने एटलीस्ट एक डॉक्टर दिखा के मेरा बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट AMH हो या व्हाटएवर, जो बेसिक चेक है वो मैंने कर लेना है। अगर मेरा AMH ठीक आता है तो मैंने एग फ्रीजिंग के बारे में सोच लेना है, और अगर AMH कम आता है तो मेरे क्या ऑप्शंस है जिससे मैं कुछ प्लान कर सकती हूँ, वो डॉक्टर से मिलके बात करना है। सो बेसिकली अगर आपका लंबा ड्यूरेशन है एंड यू आर थिंकिंग कि शायद मैं पोस्ट 35 में मैं कंसीव करने का विचार कर रही हूँ, तो एग फ्रीजिंग के बारे में सोचना और डॉक्टर से उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। दैट विल सिक्योर योर फैमिली मोर देन एनीथिंग एल्स। आपको जो फ्रीडम चाहिए, ओनली वो एक चीज है जो आपको फ्रीडम दे सकती है। जब हम ये रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, एज वापस नहीं जा सकती, जो एग रिजर्व है वो वापस नहीं जा सकता, चाहे जो ट्रीटमेंट कर ले, स्टेम सेल्स हो या जो भी हो, दे आर अगेन एडवांस ट्रीटमेंट्स। जो नेचुरल है वो नेचुरल है। कम एज में जितना हम कंसीव करते हैं वो कभी भी बेटर है, लेकिन अगर कम एज में एक्चुअली कंसीव नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं, तो एटलीस्ट एग्स को तो एक कम एज में प्रिजर्व कर ले, ताकि जब अगर हम आगे चल के प्रेगनेंसी में मुश्किलें महसूस करते हैं, इफ यू आर नॉट कंसीव, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम वो एग ही यूज करें और वो प्रोसेस थ्रू से ही अंडरगो करें। अगर हम नेचुरली कंसीव कर लेते हैं तो उनको बैकअप के लिए रखिए। प्रॉबेबली अगर आपको 35 के बाद सेकेंड बेबी 38 की उम्र में चाहिए, तो आप उसे यूज कर सकती हैं, है ना। So fertility checks when you are just married, ताकि you can plan basic fertility. Some more checks जो pre-conceptional tests होती है to understand कि आपकी body सब ठीक है, जैसे nutrition levels है, thyroid levels है, prolactin levels है, sugar levels है, blood group क्या है, ये सारी चीजें just before you decide कि अब हाँ मैं चेक करने वाली हूँ। और अगर आपका उम्र 25 कम है and you are still not श्योर मैं क्या करने वाली हूँ अगले 10-15 साल तक, एंड लग रहा है कि शायद लंबा जाने वाला है मेरा प्रेगनेंसी, लेकिन मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, तो इवन इफ यू आर नॉट मैरिड, कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। आपका बेसिक फर्टिलिटी चेक जैसे कि AMH है या कुछ है, वो टेस्ट कर लीजिए, देखिए, एंड इफ यू आर वांटिंग देन थिंक ऑफ oocyte freezing, एग फ्रीजिंग। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें फॉरेन का आर्टिकल था, उसमें मेंशन ये था कि बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड थे। उसमें एक बंदा था जिसने 25 केस में स्पर्म को फ्रीजिंग कराई थी, और उसको 28 केस में डायग्नोज हुआ कैंसर। करेक्ट। और उसको ट्रीटमेंट हुआ जो कि 35 तक चला, वो क्योर हो गया। अब वो मैरिज किया, वो डॉक्टर ने सीधे मना कर दिया कि आपके जो भी स्पर्म होंगे अभी वो सही नहीं है, और इन फ्यूचर भी सही रहेंगे नहीं रहेंगे उसमें क्वेश्चन था। लेकिन अभी उसके पास फ्रीजिंग था, वो यूज किया, और वो सबसे हेल्दी बेबी उसके घर में, और उसके घर में 5 बेबी है। फॉरेन में तो होते ही है, 5 बेबी है और हेल्दी है सब, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वही बात हो गई कि हमें तो बहुत सारी बीमारियां पता नहीं होती है, एक सर्टेन एज के बाद में अगर हम टेस्ट करा ले, और उसके लिए अगर जो भी डॉक्टर का एडवाइस होगा कि आप क्या ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, और उसके तरफ जाएंगे, तो जैसे आपने डिटेल में बताई कि शादी से पहले भी आप एक बार कंसल्ट करें और बाद में भी कंसल्ट करें, तो अच्छी रहेगी। फूड और इनफर्टिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, तो कोई ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम्स या फूड हमें डेली में लेनी चाहिए जिससे फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज किया जा सकता है? तो ऐसे स्पेसिफिक बस ये खा लीजिए और बच्चा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप बेसिकली हेल्दी फूड इनटेक करते हैं जिसके अंदर आपके मील में कर्ड है, सैलेड है जिससे फाइबर मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, और दाल है, हर प्रकार की दाल आप उसको चेंज करते रहिए। आप अगर नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो फिर जो भी मीट
सी फूड है, एग्स है, चिकन है, ये सारी चीजें ऑल्टरनेट बेसिस पे या चेंज कर करके आप अगर कंज्यूम करते हैं, कुछ फ्रूट्स है, सिट्रस फ्रूट्स हो जो सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल है, कुछ ड्राई फ्रूट्स सोक किए हुए ओवरनाइट सोक किए आप मॉर्निंग में लेते हैं, आप अगर इतना बेसिक चीज भी अगर फॉलो कर ले, योर फर्टिलिटी विल बी गुड एंड इम्प्रूव्ड। अगर हम रेगुलरली बाहर का खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये बाहर की चीजें, मिठाइयाँ, हमेशा मिठाइयाँ, हर 2 दिन में मिठाई, हर एक दिन में आज बड़ा पाव, कल कुछ पानी पूरी, ऐसे अगर होता है, परसों के दिन हाँ सैटरडे संडे वीकेंड है, अब मैं बाहर जा रही हूँ, अब मैं पिज्जा खा रही हूँ, तो ये इम्पैक्ट करता है। सो यू हैव टू बैलेंस आउट। वी आर नॉट सेइंग कि नहीं बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। ऑफ कोर्स बाहर का खाना खाइए, एंजॉय करिए, इट इज नॉट अ नो, लेकिन आपका जो रेगुलर मील है उसको बैलेंस रखिए। जैसे 1 bowl ऑफ कर्ड है, 1 bowl ऑफ सैलेड है, 1 bowl ऑफ सब्जी है और 1 bowl ऑफ दाल है, तो दालों को चेंज करते रहिए। हाई प्रोटीन मील, हाई प्रोटीन नहीं कहते हैं, वैसे बेसिकली जो अपना रेगुलर नॉर्मल इनटेक होना चाहिए 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से या 1.5 ग्राम पर केजी अगर वेजिटेरियन सोर्सेस है, उतना भी अगर कवर कर लेते हैं, इट इज अ नॉर्मल प्रोटीन। जो हम कहते हैं ना हाई प्रोटीन विल बी तब जब हम रेगुलर से ज्यादा खाते हैं तो, बट आप अगर नॉर्मल प्रोटीन इंटेक भी अगर अचीव कर लेते हैं, इवन दैट वर्क्स। जैसे अगर किसी का वजन 60 किलोज है तो बस 60 ग्राम प्रोटीन दिन में तो खाइए, हम उतना भी नहीं टारगेट कर पाते हैं जी। तो अगर ये बेसिक चीजें हम कवर कर लेंगे, जिसमें हर प्रकार की दाल इंक्लूड कर लीजिए, चाहे तूर दाल हो, मसूर दाल हो, चिकपीस हो, राजमा हो, सब्जियां में सारी, मेथी हो, पालक हो, आपको रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ब्रोकोली है, चाहे जो आपको इंक्लूड करना है। सैलेड्स में बीटरूट लीजिए, रेडिश लीजिए, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप उसके अंदर बहुत सारे कुछ करके आप अच्छा सा सैलेड बना सकते हैं। मीट में जैसे चिकन है, चिकन को ग्रिल करिए, ज्यादा ऑयली प्रकार में मत करिए, लेकिन रेगुलर ऑयल में बना के आप खा रहे हैं। फिश को ग्रिल करिए, फिश फ्राई या कभी कभी कुछ कर ही लेते हैं तो चलता है। सो इफ यू आर बैलेंसिंग योर मीट, आपका फर्टिलिटी ठीक रहेगा। दिन के 2 फल तो एटलीस्ट खाइए समय पे, दिन के 2 फल, चाहे एप्पल हो, बनाना हो, ऑरेंजेस हो, मौसम्बी हो, जो भी हो, they are all beneficial। बैलेंस जरूरी है। एक ही मील रोज खा रहे हैं, एक ही फल रोज खा रहे हैं, देन नहीं। आज एक खा लिया, कल कुछ और खा लिया, आज चीकू खा लिया, कल पपाया खा लिया, वो बैलेंस कर देगा जी। दिस विल कीप योर फर्टिलिटी गुड। और कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। ओके। और फर्टिलिटी से मुझे एक याद आ रहा है कि हमें एक एडवाइस मिलती है कि सिगरेट और अल्कोहल, तो लड़कों को तो मना किया ही जाता है, लड़कियों को भी स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। तो स्ट्रिक्टली लड़कियों के लिए होता है, तो लड़के जो पीते हैं और सिगरेट पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो ये दोनों का कब से छोड़ देना चाहिए और कितना इम्पैक्ट पड़ता है फर्टिलिटी के ऊपर? सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल, ये इसका बहुत इम्पैक्ट है टू द एक्सटेंड कि पहले तो कुछ पहले की गाइडलाइंस के हिसाब से देयर वर सर्टेन लिमिट्स कि अच्छा आप अगर इतना अल्कोहल लेते हैं तो इट इज स्टिल अलाउड, बट रीसेंट गाइडलाइंस कहती है कि आप अगर 1 बूंद भी अल्कोहल लेते हैं तो भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब कि बिल्कुल सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक 0 होना चाहिए। सो वो करना है ही नहीं, और अगर कोई करते हैं तो वो जितना जल्दी छोड़ सकते हैं वो बेटर है।
अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आपने सोचा है कि अभी मुझे ट्राई करना है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए, फीमेल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत तुरंत एग क्वालिटी पे पड़ता है। एग का क्वालिटी, स्मोकिंग क्या करता है, स्मोकिंग की वजह से बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड या जो भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हमारी बॉडी की होती है ना, वो कम हो जाती है। और टेस्टिस और ओवरीज ऐसी चीज है जिसको बहुत ऑक्सीजन की जरूरत है, बहुत ब्लड की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत उसी में तो बच्चा बनने वाला है ना। तो उनका जो डीएनए है, अगर उसको कम ऑक्सीजन मिलता है बिकॉज वी आर परसिस्टेंटली स्मोकिंग, देन जो डीएनए है वो टूट जाती है, कहीं कहीं पे टूट जाती है। अब वो टूटी हुई डीएनए, चाहे वो अंडे में हो या स्पर्म में हो, वो जो मिलती है तो वो बच्चा बना नहीं पाती है, क्योंकि वो टूटी हुई है। वो जुड़ेंगी कैसी? स्पर्म का डीएनए आएगा, एग का डीएनए आएगा, मिलेगा और बच्चा बनेंगे। लेकिन वो टूटी हुई है तो वो बना नहीं पाती, बन भी जाती है तो अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाती है, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो यू हैव टू स्टॉप स्मोकिंग कंप्लीटली, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स काफी सालों तक चलते हैं, इवन टू द एक्सटेंट कि 5-5 साल तक या 10-10 साल तक उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो हमारे बॉडी में चलते रहते हैं। तो अगर हम 25 की उम्र में स्मोक कर रहे हैं और सोचेंगे हमें 27 में बच्चा करना है, तो बच्चा करना इज अनदर थिंग, बट आपकी बॉडी उस वजह से दूसरे इम्पैक्ट्स की वजह से भी अफेक्ट होती है। डायबिटीज हो जाता है जल्दी से, क्योंकि स्मोक आपके पैंक्रियास को भी अफेक्ट करता है, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है, ये सारी चीजें। और लॉन्ग टर्म के लिए वो रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे नहीं कि अभी आज मैं ट्राई कर रही हूँ, आज मैं स्मोकिंग बंद कर दूं और कल मेरा सब ठीक हो जाएगा, इससे जल्दी तो नहीं होने वाला है। इट्स वेरी लॉन्ग टाइम वो ऑक्सीडेटिव डैमेज में से बाहर निकलना। सो आइडियली देयर मस्ट बी नो स्मोकिंग एंड अल्कोहल, और हो रहा है तो जितना जल्दी बंद कर सकते हैं। तो कभी कभी किसी किसी का काफी स्मोकिंग होता है, टू द एक्सटेंट 5-6-10 सिगरेट्स अ डे, उनके लिए हम जब कहेंगे कि बंद करते काफी मुश्किल होता है। सो एक्सपेक्टिंग समथिंग अनरियलिस्टिक आउट ऑफ देम इज आल्सो नॉट राइट। तो हेल्पिंग देम to understand what are their options as in how they can slowly wean off, and towards the end एक नॉन स्मोकिंग पॉइंट पे पहुंचना जरूरी है जी। तो डेफिनेटली स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज अभी के गाइडलाइंस के हिसाब से कम्प्लीटली जीरो नहीं होनी चाहिए। अभी आपने मेंशन किया अबॉर्शन कि बार बार अबॉर्शन हो जाता है या फिर उनको अबॉर्शन हो जाती है इस दौरान अच्छे से लाइफ स्टाइल नहीं मेंटेन किए तो अगर जिनको 1 या 2 अबॉर्शंस होते हैं और वो फील कर रहे हैं कि नॉर्मली हो रहा है, बस कुछ स्ट्रेस आ गया हो गया, लेकिन क्या ये आपके कुछ जीन में या फिर आपके कुछ ऐसे करने से ही हो रही है, ये कैसे समझ आएगा? उसके कुछ टेस्ट होती है। जनरली रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस मतलब 2 से 3 बार जिनका अबॉर्शन हुआ है, उसके कुछ कारण होते हैं जिसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। जिसमें अगर स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है तो स्पर्म चेक करना पड़ता है। फीमेल में अगर कोई ब्लड में कोई खराबी है जिस वजह से ऐसे हो रहा है तो उसको करेक्ट करना जरूरी है। देयर आर मेडिसिन्स अवेलेबल जिसकी वजह से कंसीव जो पेशेंट्स की ऐसी इश्यूज हो रही है उसे हम ठीक कर सकते हैं और वो कंसीव कर सकते हैं। बस वो ट्रीटमेंट्स जो रेगुलर कपल्स में नहीं होती वो उनमें करनी जरूरी है, इसीलिए वो चेक करना पड़ता है। तो कुछ ब्लड टेस्ट होती है जिसमें उनकी ब्लड में कोई इश्यूज है क्या, फीमेल में उनकी यूट्रस में कोई इश्यूज है क्या जो बार बार अबॉर्शन कर रहा है, मेल्स में कोई स्पर्म में इशू है क्या, ये देखना पड़ता है। एंड स्ट्रेस का भी इम्पैक्ट रहता है, लाइफस्टाइल का भी इम्पैक्ट रहता है अगर परसिस्टेंटली, लेकिन वी विल नॉट बी पिंचिंग एवरीथिंग ऑन लाइफस्टाइल। अगर ये 2 से 3 बार हुआ है तो देयर मस्ट बी समथिंग एल्स आल्सो। कभी कभी जेनेटिक्स में कुछ तो गड़बड़ रहता है कि जो ऐसे हमारे कैरियोटाइप होना चाहिए वैसे नहीं है, इसीलिए रिकरेंटली प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है। कुछ एक जीन लोकस है जिसके अंदर कोई म्यूटेशन है जिस वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो उन पेशेंट्स को वो
उस हिसाब से ट्रीटमेंट रेकमेंड करने के बाद वो कंसीव कर लेते हैं। मैंने एक कहीं पढ़ा था कि जब डॉक्टर के पास फर्टिलिटी टेस्ट या फिर उनको कंसीव नहीं हो रहा है, तो एक डॉक्टर ने उनसे पूछा था, उनके पेशेंट का वो रिसर्च था कि जब भी वो आते थे, मैं पूछती थी कि इससे पहले अबॉर्शन हुआ है क्या। न्यूली मैरिड भी हैं तो हम कपल को सिंगल ले जाके पूछते हैं, मैंने वीमेन से ज्यादा, तो बहुत सारे वीमेन बोलते हैं हाँ मेरा पास्ट रहा है जिसमें हमने अबॉर्शन कराई है। लेकिन उस अबॉर्शन के कारण बहुत उनके पास केसेस ऐसे थे कि शादी से पहले उनकी अबॉर्शन हुई रहती है, सडन फ्रेंड्स और समथिंग, तो वो जब इस समय कंसीव करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है कंसीव करने में, और वो लिंक होती है उस अबॉर्शन से। मे बी उस अबॉर्शन को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि उसमें मेंशन था कि आप काउंटर से जाके दवा लेके कर लेते हैं, या फिर कुछ होम रेमेडीज कर लेते हैं, या बहुत क्लिनिकली जाके उसको ट्रीट नहीं करते हैं, हम अबॉर्शन करा लेते हैं। तो ये भी इम्पैक्ट करता है फर्टिलिटी पे। अगर आपका पहले का सेल्फ इंड्यूस्ड अबॉर्शन डॉक्टर के ट्रीटमेंट या गाइडेंस के अंदर नहीं हुआ है तो वो इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि यू डोंट नो यू वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। लेकिन इफ इट हैज बीन डन अंडर अ डॉक्टर्स गाइडेंस, हैज बीन डन करेक्टली, वी हैव एंश्योर्ड कि उसका कुछ भी इम्प्लीकेशन आगे की प्रेगनेंसी में नहीं होने वाला है, तो उसका जनरली कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। बॉडी फॉरगेट्स द फैक्ट कि आपने कभी कंसीव किया भी था। तो अनलेस वो पिल से नहीं हुआ है, अगर कोई अबॉर्शन के लिए हमें सर्जिकली क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है, जो एडवांस्ड प्रेगनेंसीज कभी कभी रहती है तब हमें वो करना पड़ता है, उन केसेस में हम फर्टिलिटी आगे चल के कम हुआ है या कुछ इश्यू हुआ है, कुछ एक कम मात्रा लोगों में हो सकता है। इफ इट इज डन बाय a good doctor correctly, it generally has got no implication at all. No scientifically proven implication at least till now. Okay, if it has been done correctly. अगर कुछ गड़बड़ हुआ है, something has been done illegally, I mean कुछ तो क्वैकरी हुआ है जो नहीं करना चाहिए था, कपल्स घबराते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, किसी को पता चल जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसे कुछ नहीं देते। तो वेरी कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस, उसमें किसी को बताना और किसी को कुछ इन्फॉर्म करना इज आउट ऑफ क्वेश्चन। टू द फैक्ट वो इतना कॉन्फिडेंशियल है कि हम पेशेंट को पेशेंट के नाम से भी नहीं बोलते, एक नंबर दे देते हैं उनको 62, तो 62 नंबर का क्या हुआ, तो कि इवन सिस्टर्स जब बात करती है तो सीरियल नंबर 62 का ये चल रहा है, इतना कॉन्फिडेंशियल होता है। तो फिर व्हाई नॉट मीट विद द डॉक्टर एंड डू इट करेक्टली। सो जनरली इफ यू डू इट करेक्टली विद पिल्स और सर्जिकल क्लीनिंग, अगर वो कम ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी में टर्मिनेट होती है, उतना इम्प्लीकेशन नहीं होता है। इन द फैक्ट कि पिल से तो कुछ भी नहीं अगर ठीक से किया है, लेकिन अगर चल के आगे बड़ी प्रेगनेंसीज है, वो ठीक से नहीं हुई है, क्लीन अंदर से नहीं हुआ है, अंदर कुछ और पहले के पार्टिकल्स रह चुके हैं, वो कभी कभी डैमेज कर देती है। क्लीनिंग जब हम करते हैं, बहुत रिगरस क्लीनिंग करते हैं और सब कुछ साफ कर देते हैं, तो वो जो हमारा एंडोमेट्रियम जिसके अंदर हमारा बेबी जाके एम्ब्रियो एम्बेड होते हैं, जो बढ़ते हैं, जहाँ से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, वो अगर डैमेज हो जाती है तो कंसीव नहीं कर पाते। सो डूइंग इट करेक्टली, इन बैलेंस and judiciously, if it is done that way, it is not going to have any impact at all. जी बिल्कुल। और ये पीसीओडी और फाइब्रॉइड, सिस्ट, ये जो यूट्रस में हो जाती है, वो कितना इम्पैक्ट करता है हमारे फर्टिलिटी? तो पीसीओडी का काफी इम्पैक्ट है, क्योंकि बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। जैसे हम अभी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे थे कि बाहर का खाना ज्यादा खाना, मोटापा बढ़ना, एक्सरसाइज ना होना, इन सब कारणों की वजह से पीसीओडी होता है, विच इज लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड, अगर जेनेटिकली लिंक्ड नहीं है तो ये सब हमने किया है, इस वजह से हमें पीसीओ हुआ है, तो उसको रिवर्स करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पीसीओ में जब हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है तो अंडा जो है वो बाहर आ ही नहीं पाता,
ओवरी में से अंडा बाहर आ ही नहीं पाता, बिकॉज वो बाहर आ नहीं पाता, वो स्पर्म से नहीं मिल पाते, स्पर्म से नहीं मिल पाते तो बच्चा नहीं बनता। कभी कभी हार्मोन्स ठीक नहीं है, इस वजह से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है जिसके अंदर बेबी एम्बेड होते हैं, एम्ब्रियो एम्बेड होते हैं, वो नहीं होता क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग ही ठीक से नहीं बनी है। तो इन सब चीजों का पीसीओडी का काफी इम्पैक्ट है, इसीलिए लाइफस्टाइल को ठीक करना बहुत जरूरी है, वेट लॉस करना जरूरी है, एक्टिव रहना जरूरी है जी। साथ में ही अगर किसी को फाइब्रॉइड का इशू है, फाइब्रॉइड किसी को एक फाइब्रॉइड है बाहर की तरफ है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो फाइब्रॉइड के लिए बेसिकली लोकेशन एंड नंबर मैटर करता है। अगर आपको काफी सारे फाइब्रॉइड्स है एंड आपको कंसीव करना है तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा ये सोच के कि क्या हम पहले फाइब्रॉइड निकाले या उसी में प्रेगनेंसी दे। तो वो हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा क्योंकि उसका लोकेशन डिसाइड करता है कि हमें करना क्या है। किसी को एक ही बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है लेकिन वो बाहर की तरफ है, जहाँ पे बच्चा बढ़ने वाला है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम कह भी दे कि नहीं फॉरगेट अबाउट इट, आप पहले कंसीव तो कर लो, फिर बाद में देखेंगे उसको निकालना है नहीं निकालना। किसी को बस 1 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है लेकिन उसी जगह पे है जहाँ पे बच्चा बढ़ने वाला है, नहीं आपको निकालना पड़ेगा। सो फाइब्रॉइड के लिए आपका लोकेशन और साइज मैटर करता है। सो यू विल हैव टू फर्स्ट सी हाउ द सोनोग्राफी इज एंड देन अंडरस्टैंड कि इनके लिए, बिकॉज उसके लिए ऐसे फिक्स नहीं है हाँ आपको यही करना है या आपको, वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। तो नंबर और लोकेशन ये देखना जरूरी है फाइब्रॉइड के लिए। कुछ फाइब्रॉइड्स कुछ इम्पैक्ट नहीं करती, कुछ करती है। ओवेरियन सिस्ट्स अगर रहती है तो पीसीओ के अलावा तो कुछ ऐसी सिस्ट होती है जो अपने आप ही गल जाती है, जैसे सिंपल सिस्ट है, चाहे वो 3 सेंटीमीटर्स की बड़ी हो या 4 सेंटीमीटर्स की, वो अपने आप गल जाती है, उसके लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। उस दौरान जब वो सिस्ट है तब तक कंसीव होने में थोड़ा तकलीफ होता है 3-4 महीने, वो गल जाने के बाद कुछ नहीं। लेकिन किसी को एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट अगर रहती है देन वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज वो थोड़ा सा हमारी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है। उसमें गंदा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाने की वजह से एग का क्वालिटी अफेक्ट होता है, स्पर्म को आने नहीं देता, ट्यूब में जो मोटिलिटी रहती है, ट्यूब्स जो जैसे मैंने कहा फेलोपियन ट्यूब्स, गर्भनलिका, उसके अंदर अंडे का और स्पर्म का फ्यूजन होता है, तो एंडोमेट्रियोसिस में वो इम्पैक्ट होता है और उसका स्पीड कम हो जाता है। इस वजह से वो बेबी एग और स्पर्म ना मिलने की वजह से कंसीव करने में थोड़ी मुश्किल महसूस होती है। सो एंडोमेट्रियोसिस इज समथिंग वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। हम हमेशा कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में सोचिए, क्या है क्या नहीं, कितना ग्रेड है, कितना सिवियर है आपका एंडोमेट्रियोसिस, उस हिसाब से। सो एंडोमेट्रियोसिस के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। जैसे हमने अभी बात की कि डाइट में क्या इंक्लूड करें, उसकी आपने विस्तृत जानकारी दी, तो हम सप्लीमेंट्स के रूप में भी, बहुत सारे को होता है कि ये सब नहीं मैनेज हो रहा है, तो सप्लीमेंट्स के रूप में हम क्या ऐसा इंक्लूड करें खाने में, या क्या ऐसा ले सकते हैं जिससे हमें वो मैनेज हो, फर्टिलिटी मैनेज हो? जब भी हम कंसीव करना चाहते हैं तो फॉलिक एसिड बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉलिक एसिड बेबी में कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जो उनका ब्रेन और स्पाइन डेवलपमेंट होता है ना बच्चों का जब पेट में रहते हैं, तब वो डैमेज हो जाता है उनका ब्रेन और स्पाइन अगर फॉलिक एसिड हमारे बॉडी में कम हो। तो हम कपल्स को हमेशा कहते हैं कि आप कंसीव करने के 3 मंथ्स पहले से फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें, और जब कर रहे हैं कंसीव ट्राई तब ऑफ कोर्स फॉलिक एसिड तब तक तो कंटिन्यू करना ही है जब तक आपका प्रेगनेंसी पूरा 3-4 महीने का खत्म होता नहीं। उसके बाद भी इनफैक्ट फॉलिक एसिड हम पूरा 9 महीने ऑफ प्रेगनेंसी देते हैं, बट बिफोर एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑफ ट्राइंग के पहले यू मस्ट स्टार्ट विद फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके D3 लेवल्स, हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि बहुत सारे इंडियंस मेल हो फीमेल हो विटामिन डी डेफिशिएंट रहते हैं, और फूड के सोर्स में से वो लेना काफी मुश्किल है। अगर खाना भी है तो मुझे इतना सारा मशरूम रोज खाना पड़ेगा तो मुझे विटामिन डी मिलेगा, कैसे मिलेगा, इतना कैसे खाऊंगी? तो काफी मुश्किल है। फ्रॉम व्हाटएवर फूड सोर्सेस वी हैव, वेरी लेस अमाउंट गेट्स अब्सॉर्ब। तो ये सोचना हम खाएंगे कि हाँ नहीं मैं तो
एक खा रही हूँ 4 मशरूम और हाँ मुझे तो मिल जाएगा, तो नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स आप खा रहे हैं बट दैट अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट। तो इसीलिए हमें सप्लीमेंट रेगुलरली D3 लेवल्स चेक करते रहना, सप्लीमेंट करना जरूरी है। साथ में ही अगर हमें ऑलरेडी डायग्नोज हो गया है कि वी आर इनफर्टाइल या कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, तब CoQ10 एक सप्लीमेंट है जो हमने लेने के बारे में सोचना है, बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जो हमारे ऑक्सीडेटिव डैमेज जो लाइफस्टाइल की वजह से हो या कुछ भी कारणों की वजह से हो वो कम करती है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव डैमेज, फूड इंड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव डैमेज, स्मोकिंग इंड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव डैमेज, सब चीजों को ये हेल्प करती है। तो CoQ10 की कुछ सप्लीमेंट्स ऑफ कोर्स अगेन ऑलवेज अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस, खुद के मन से कुछ नहीं करना है, बिकॉज यू मे नॉट रियलाइज व्हाट हैज टू बी डन। क्या होता है, पेशेंट खुद के मन से ले भी लेते हैं, लेते ही रहते हैं, उसका भी इट हैज गॉट नो बेनिफिट। हम क्या सोचेंगे मैं तो अच्छा खा रही हूँ, मैं तो खुद को हेल्प कर रही हूँ, लेकिन इट हैज टू बी टेकन इन अ बैलेंस, क्योंकि जो ये चीजें है ना, हमारा एग जो है ना एक ऐसे स्टेज में प्रिजर्व किया हुआ रहता है बॉडी ने कि उसको जब बाहर आना है तभी वो मैच्योर होता है। तो उसकी DNA ना एक स्टेज में अटकी हुई रहती है जो दूसरे बॉडी के सेल्स में नहीं होती। अब जब वो अटकी हुई रहती है तो उसमें क्या है, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बोल के कुछ एक चीज होती है जो उसको उस स्टेज में अटका के रखती है। जब हम ये सब सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है ना कम हो जाती है, और उस वजह से वो जो अंडा जिस स्टेज में रहना चाहिए था उसमें नहीं रहता, आगे चल जाता है, तो उसका भी तो बेनिफिट नहीं है। हमें उस स्टेज में जरूरत है, तो इसलिए उसका बैलेंस रखना जरूरी है। दैट ओनली अ डॉक्टर विल अंडरस्टैंड, a layman may not understand because you don't know। हमें क्या लगता है, अरे हम तो अच्छा खा रहे हैं, हम तो पचा रहे हैं, इसमें तो इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, सप्लीमेंट, लेकिन उसका बैलेंस जानना ही सिर्फ डॉक्टर को पता होता है। इसीलिए तो CoQ10 बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है which we must include in our supplement में जो भी है। So whenever you meet with your doctor, तो आपने हाँ CoQ10 सप्लीमेंट की मुझे जरूरत है क्या है, तो मैं कितने दिनों के लिए लूँ, ये सारी चीजें if you will talk with your doctor, you will ask, they will tell you। तो साथ में ही मेल्स में होती है सेलेनियम, जिंक, विटामिन ई, एस्टाक्सांथिन, ये सारी चीजें हेल्प करती है। तो सप्लीमेंट के रूप में ये सब चीजें अगर हम इंक्लूड करते हैं, इन करेक्ट बैलेंस ऑलवेज हेल्प्स। मार्केट में भी बहुत सारे ऐड आते रहती है कि ये लीजिए आपकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी या आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे। तो क्या जो मार्केट से हम लेते हैं बिना, जैसे आपने बताया कि लेते ही रहते हैं, आपको जरूरत है कि नहीं है, आपकी बॉडी की नीड क्या करती है, तो वो जो लेना ओवर द काउंटर जाके कि मुझे ये ऐड में दिखा है, मुझे वैसा लग रहा है कि मेरे में है सिम्टम, हम ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो कितना इम्पैक्ट करेगा? तो अगर आप बेसिक सप्लीमेंट लेते हैं मल्टीविटामिन का, दैट इज ओके, यू कैन टेक इट रेगुलरली, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर लग रहा है, लेकिन हम जब B12 लेवल चेक करते हैं और काफी ज्यादा है एंड द पेशेंट इज कंटिन्यूइंग एंड टेकिंग, तो फिर दैट इज रॉन्ग। तो कुछ एक चीजें जैसे अगर विटामिन D सप्लीमेंट आप साल में 2 बार कर रहे हैं खुद का, रोज नहीं, हर हफ्ते ही ले रहे, ऐसे नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में चेक कर रहे हैं अपने लेवल्स, अगर कुछ ऐसी चीजें करते हैं इट इज ओके, बट नॉट एवरीथिंग दैट हैज बीन ये लेने से ये हो जाएगा और मैं कर लूं, वो सही ही है आपके लिए, नॉट नेसेसरी। जैसे फॉलिक एसिड मैंने कहा, आप ले रहे, गुड फॉर यू, लेते रहिए, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, वेरी गुड। लेकिन उसकी वजह से आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि आप कितना ले रहे हैं, कितना उसका अमाउंट है, सब ठीक है कि नहीं। ओवर डोजिंग भी नहीं करना है, नॉर्मल अमाउंट्स में अगर कुछ ऐसी चीजें लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप रेगुलरली लेते हैं, चाहे वो फर्टिलिटी के हिसाब से हो, चाहे वो रेगुलर हेल्थ मेंटेन करने के लिए हो, इट इज गुड फॉर यू, यू कैन टेक इट, नो प्रॉब्लम।
लेकिन कुछ में कुछ और ऐड किया हुआ है, कुछ है हमें पता नहीं है. सो प्रेफरेबली नो, ऑलवेज टॉक टू अ डॉक्टर, टेक अ कंसल्टेशन कि मैं ये लूँ क्या. अगर डॉक्टर कहते हैं हाँ आप ये ले सकते हैं तो लीजिए. जी बिल्कुल. और एक बात ये भी कही जाती है, डू एक्सरसाइज और हेल्दी रहोगे आप और हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस करोगे, हेल्दी. लेकिन कभी हम पहले अगर जाए तो हमें वुमेन को एक्सरसाइज ज्यादा करने से रोका जाता था. अभी हम कर रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करना या हैवी एक्सरसाइज करना भी इम्पैक्ट कर सकता है. ये दोनों के लिए हैवी एक्सरसाइज मतलब क्या, सबसे पहले है ना, तो एक्सरसाइज दोनों के लिए बहुत जरूरी है. फीमेल्स के लिए भी, स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि मेन एटलीस्ट थोड़ा अवेयरनेस, जिम जाते तो है. फीमेल्स कुछ भी वेट लिफ्टिंग हमारे देश में एटलीस्ट नहीं करती है. तो फीमेल्स ने भी वेट लिफ्टिंग करना है, स्ट्रेंथ एंड कोर ट्रेनिंग करना है. ये ना ही आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव करती है, ना ही आपका पीसीओ रिवर्स करता है, ना ही आपका हार्मोन बैलेंस लाता है, लेकिन आपका एज, आपका मेनोपॉज और इन सब चीजों को भी हेल्प करता है. तो आपको ये करना है. आपको स्ट्रेंथ एंड कोर ट्रेनिंग की एक्सरसाइज जिसमें आप वेट उठाती हैं ये करनी जरूरी है. अब उससे आप बॉडी बिल्डर नहीं बन जाने वाली है ना. रेगुलर अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी का एक्सरसाइज वेट्स उठाती है, एक 5, 10, 15, 20 केजीज, जैसे देखिए वेट ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जिसको हमें बॉडी को चैलेंज करते रहना पड़ता है. धीरे 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 करके अगर मैं 5 केजी उठाती हूँ और आज 5 केजी उठा के मेरी बॉडी को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं पिछले 15-20 दिनों से या जो भी अमाउंट ऑफ टाइम से मैं कर रही हूँ, तो मुझे 5 से 6 पे जाना जरूरी है जी. तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा टाइम जिम में ही बैठी हूँ और वही कर रही हूँ. 20-25 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज 3 दिन हफ्ते में वेट ट्रेनिंग इनफ है. लेकिन अगर कोई फीमेल या मेल एक्सेसिव वेट ट्रेनिंग, जैसे बॉडी बिल्डर्स हो या एथलीट्स हो जो सिर्फ इसी चीज में उनको एक एथलीट्स, इवन इफ दे आर नॉट वेट ट्रेनिंग, बट उनका जो भी एक्सरसाइज स्पोर्ट के लिए जो भी उनको करना है, बहुत बार स्पेशली फीमेल्स क्या होता है, हार्मोन्स कम हो जाती है. वो लोग जनरली नेगेटिव डेफिसिट में बहुत टाइम रहने की वजह से उनका जो ब्रेन में से हार्मोन निकलता है वो सप्रेस हो जाता है. इस वजह से ओव्यूलेशन ठीक नहीं होता है और पीरियड ठीक ना आने की वजह से बेबी कंसीव होने में मुश्किलें आती हैं. तो बहुत एक्सरसाइज भी काफी टाइम बहुत कर रहे हैं, बहुत बॉडी बिल्डर बन रहे हैं, तो वो लोग कभी कभी कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं. मेल्स में भी बिकॉज द टेम्परेचर इज टू हाई, बिकॉज दे आर लिफ्टिंग टू हेवी वेट्स, तो स्पर्म मतलब जो टेस्टिस और वो है वो इम्पैक्ट होता है. कुछ हर्निया या कुछ चीजें होती है, इन सब चीजों से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. इंक्रीज्ड क्या कहते हैं टेम्परेचर्स की वजह से स्पर्म पे इम्पैक्ट पड़ता है. अगर आप कोई एडिशनल हार्मोन्स ले रहे हैं टू बिल्ड योर बॉडी, दैट आल्सो इम्पैक्ट्स. So no additional hormones must be taken when you are doing whatever. But if you are doing weight training exercises जो needed है एक moderate amount में 3-4 days a week 20-25 minutes के लिए, that is recommended. You have to do it. Everyone must do it. Okay. और जो कंसीव करना चाह रहे हैं और ऑलरेडी इनफर्टिलिटी से एक्सपीरियंस तो 100% करना है. उससे ये नहीं, बहुत लोगों को क्या लगता है कि अरे मैं तो वेट उठा लूंगी तो बच्चा मेरा कंसीव हुआ है तो वो तो खराब हो जाएगा. तो नहीं, जब तक आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आती उस दिन तक आप मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस कर सकती हैं. एक बार आपकी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए फिर आप डॉक्टर से मिले, फिर जाने क्या करना है जी. लेकिन तब तक आप कर सकती है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. हम सोचेंगे अच्छा अभी इस मंथ में अभी कंसीव करना है, अभी तो नहीं, अभी सेक्सुअल एक्टिविटी रहा है, अभी नहीं, मैं तो उठूंगी भी नहीं, चलूंगी भी नहीं, मैं बाहर जाऊंगी भी नहीं. एक्टिव जितना नहीं रहेंगे उतना प्रॉब्लम.
जितना एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा, क्योंकि एक्टिविटी जरूरी है। जितना एक्टिव रहेंगे उतना फैट लॉस होगा, उतना गुड हार्मोन डजंट गेट कन्वर्टेड इनटू बैड हार्मोन, एंड यू आर इन बैलेंस, यू रिलीज अ लॉट ऑफ एंडोर्फिन्स जो अच्छी हार्मोन्स होती है, एंड दैट इज हाउ इट हेल्प्स यू कंसीव। उठने से बैठने से हम जब अगर सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो बहुत संभल के ना रहे, और फ्रीली आप घूम सकते हैं, जो कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक समाज में मान्यता है कि अगर सेक्स किए हैं तो अगर कंसीव करना है, बॉडी उल्टा करके रखो और आप उस समय मूवमेंट मत करो। अगर आपको थोड़ी सी शिकायत आ रही है कंसीव करने में, तो बहुत सारे बॉडी पोस्चर सिखाई जाती है वीमेन को, एक घर के ही तरफ से, डॉक्टर की तरफ से नहीं, लेकिन घर के तरफ से ही आता है कि ऐसे रखो, ऐसे रखो, इस टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी करो, इतने दिनों पे करो। तो ये कैसे हम समझे कि भाई वो गलत है, हमें डॉक्टर से सलाह लेके ही करना चाहिए। सोने की पोजीशन बताई जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज के बाद आप वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, ये सब बहुत चीजें हमारे समाज में मान्यताएं हैं। तो इस पे आपका क्या राय होगा? एक्चुअली वैसे कुछ नहीं है, देयर इज नो पोजीशन एज सच कि आप, ऑफ कोर्स जो भी पोजीशंस में डीप पेनिट्रेशन होता है वो थोड़ी हेल्प करती है कंसीव करने में, क्योंकि स्पर्म काफी अंदर पहुंच जाते हैं, तो उनको वहां से अंडे तक पहुंचने के लिए थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो फिर यस। लेकिन व्हाटएवर पोजीशन यू डू सेक्सुअल एक्टिविटी इन, इट हैज, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, अनलेस आपका डीप पेनिट्रेशन नहीं होता है, जो इजैक्यूलेशन है वो अंदर नहीं बाहर ही हो रहा है, तो ही इम्पैक्ट पड़ेगा। इफ द पेनिट्रेशन एंड इजैक्यूलेशन इज हैपनिंग द वे इट इज सपोज्ड टू हैपन इनसाइड द वजाइना, इट हैज गॉट नो इम्पैक्ट। उसके बाद आप चाहे चले, उठे, कूदे या नहा ले, कुछ नहीं होने वाला है उससे, क्योंकि आपका जो भी एवरी सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद थोड़ा सीमन बाहर आता ही है, सबका आता है। जो हमें वॉश करना है हम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, भगवान ने इतना इंटेलिजेंटली बनाया है कि व्हेनेवर यू हैव सेक्सुअल एक्टिविटी, जो सर्विक्स है, जो माउथ ऑफ द यूट्रस, उसके अंदर कुछ क्रिप्ट्स, केव्स होती है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद वो केव्स के अंदर स्पर्म जाके चल जाती है, रुक जाती है उधर, और कुछ कुछ अमाउंट से वो निकल के फिर वो एक की तरफ जाती है। जो भी फेरोमोन्स रिलीज होती है, जो भी उसको पुल करने के लिए जो चीजें अंदर रिलीज होती है बॉडी में, उससे वो स्पर्म अट्रैक्ट होके एक की तरफ चलती है। तो जो केव में बैठे हुए स्पर्म है, वो आप चाहे कुछ कर ले वो नहीं निकलने वाली है बाहर जी। जो बाहर आए हुआ स्पर्म है वो अंदर नहीं जाने वाला है, वो ऑलरेडी बाहर आ गया है, उसको वॉश करके क्लीन करके जो करना है आप कर सकते हैं। सो उल्टा सोना, ये सब करना, उससे कोई भी इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे बढ़ता नहीं है। आपको करना है कर सकते हैं, नो इश्यूज, बट ये सोचना कि हाँ उससे मेरा फर्टिलिटी बढ़ जाएगा, तो शायद नहीं। नो, नॉट रियली। लेकिन क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शंस हो सकती है, आपको यूरिन की इन्फेक्शंस हो सकती है, वहां पे वेटनेस की वजह से फंगल इन्फेक्शंस हो सकती है। सो वी विल ऑलवेज रेकमेंड क्लीन योरसेल्फ आफ्टर एवरी सेक्सुअल एक्टिविटी विद वाटर, बिकॉज़ इट विल कीप यू हेल्दी। जी बिल्कुल। तो जो नहीं मतलब सोचते हैं कि रात भर ऐसे ही रहना है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम 5-6 घंटे ऐसे ही रहेंगे लेट पे। मैं बता रही हूँ, ऐसे केसेस मैंने सुने हैं कि उनको एडवाइस मिलती है फैमिली की तरफ से कि होने के बाद तुम 3-4 घंटा वैसे पोजीशन पे लेटे रहो, आप तो कुछ कर सकते। वो सब चीजें मुझे शॉकिंग लगता है कि छोटी सी चीज है जो आप उसको पनिशमेंट में बदल रहे हो, जो कि कुछ होने ही नहीं वाला। तो इस टाइप के धारणाएं जो समाज में फैली हुई है, वो एक डॉक्टर ही आपको क्लियर करेगा कि आप ऐसे ही बताते जा रहे हो सबको मत बताओ। कई बार तो मैं ये भी कहूंगी, अगर इफ यू आर हैविंग अ सेक्सुअल एक्टिविटी इन अ शावर इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, वो भी कंसीव करा देगा आपको जी। सो स्टैंडिंग है, पानी चल रहा है, तो क्या स्पर्म अंदर नहीं जा रहा है? So if the penetration and ejaculation is correct, चाहे बाकी का जो environment हो, आपको
स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको परसिस्टेंटली ये नहीं सोचना है कि मुझे कंसीव करना है। हाँ करना तो है ही, बट उसको लेके स्ट्रेस मत होइए, छोड़ दीजिए उस चीज को, वो हो जाएगा जी। लेकिन ये सोचना नहीं अभी आज मेरा दिन है, आज तो संबंध रखना ही है, हाँ आज नहीं रखेंगे तो ओ माय गॉड अब क्या हो जाएगा, ये सब नहीं करना है। क्योंकि एक महीने में हमारा कंसीव करने का रेट अगर सब नॉर्मल है तो सिर्फ 20% है। 80% चांस है कि सब ठीक है, हर रोज संबंध रहा है, सब नॉर्मल है, तो भी कंसीव नहीं होने वाला है। नेचर ने दिया हुआ है हमें ये, तो वो एक्सेप्ट करना जरूरी है। ये होप्स रखना कि मैं 2 महीने में ही ट्राई करके कंसीव हो जाऊंगी, नहीं मैं क्यों नहीं हो रही हूँ, तो ये गलत है। यू हैव टू बी स्ट्रेस फ्री और टू लीव इट, इट विल हैपन। आप जितना सोच के ये करूँ या वो करूँ कर करके परेशान होंगे, इस एक सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट कर देंगे, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आप मत सोचिए, बहुत बार मैं क्या कहती हूँ पेशेंट्स को कि सोचिए मत पीरियड कब आया कब जाएगा, मेरा ओव्यूलेशन कब होने वाला है। ब्लाइंडली एक डेट मार्क कर दीजिए कैलेंडर पे, आज पीरियड खत्म हो गया, आज है 4 तारीख, 4, 6, 8, 10 ऑड या इवन डेज चूज कर लीजिए। अगर किसी दिन नहीं होता है उसके अगले दिन रख लीजिए। ब्लाइंडली फॉलो मत करिए कि आज हो रहा है। ऑफ कोर्स ओव्यूलेशन के टाइम पे ही आपको प्रेगनेंसी रुकने वाली है, लेकिन वो सोच के ही अगर परेशान होने वाले हैं, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज करने वाले हैं, देन हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू, है ना। सो उसको इतना कॉम्प्लिकेट मत करिए, सिंपल रखिए, ज्यादा मत सोचिए, डेट्स फॉलो करिए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए, हैप्पी रहिए, कंसीव कर लेंगे जी। और मेल की एक और शिकायत आती है कि वो मास्टरबेट और पोर्नोग्राफी के ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। इवन मेल को कितने मतलब एक दिन में या हम वीकली अगर देखें तो मास्टरबेट कितनी करनी चाहिए, और पोर्नोग्राफी देख के वो जो एडिक्ट हो जाते हैं कि हमको भी मास्टरबेट कर रहे हैं, और वो एडिक्शन में बदल जाता है उनका, तो वो कितना इम्पैक्ट करेगा उनके फर्टिलिटी पे या स्पर्म काउंट पे, कुछ इम्पैक्ट करता है? मास्टरबेशन से एक्चुअली कुछ नहीं, इससे वॉचिंग पॉर्न उससे भी कुछ नहीं। लेकिन अगर जो सीमेन इजैक्यूलेशन है दिन में एक बार भी होता है एंड नेक्स्ट सीमेन में मतलब if there is a 24-hour gap between 2 sexual activities or a masturbation and sexual activity, it is an optimum gap. Okay. अगर आपका masturbation ही 4 बार हो चुका है और उसके बाद संबंध रख रहे हैं, तो उसके अंदर sperm का concentration कम हो सकता है। तो you have to preserve, sperm भी unlimited नहीं है, उसके एक amount रहती है जो टर्नओवर टाइम रहता है, तो वो टर्नओवर टाइम के बाद कम हो जाएंगी। तो अगर दिन में ही काफी बार मास्टरबेशन हो रहा है फिर संबंध रख रहे हैं, तो स्पर्म काउंट अफेक्ट हो सकता है, फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर आपका कोई भी चीज में 24 आवर का गैप है, दैट इज इनफ, उससे कुछ नहीं होने वाला। सो उतना ड्यूरेशन मेंटेन कर लेंगे तो भी इट इज ओके। अगर किसी का कम, लोग क्या सोचते हैं कि हम जितना संबंध नहीं रखेंगे, मतलब गैप ज्यादा रखेंगे तो स्पर्म बढ़ेगा जी। तो कंसीव जल्दी हो जाएगा। नहीं, जितना ज्यादा गैप उतना वो स्पर्म के ऊपर ऑक्सीडेटिव डैमेज, क्योंकि वो अंदर बॉडी में रहा है, उसके अंदर हमने जो भी किया है दिन भर में, चाहे जितना भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस रही है, वो सारी इम्पैक्ट करती है और वो एज होने लगती है, खराब होने लगती है। तो आपका फ्रीक्वेंट इजैक्यूलेशन हेल्प करता है। तो एटलीस्ट 24 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद अगर आपका संबंध रहता है, इट इज अ गुड टाइम। करेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी है, करेक्ट गैप बिटवीन मास्टरबेशन एंड सेक्सुअल एक्टिविटी आल्सो। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आती है कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना या इजैकुलेशन हो जाना, तो ये जो हो जाती है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे होता है कि हम उस स्टेज पे ही नहीं पहुंचे हैं,
और इजैकुलेशन हो जा रहा है, तो वो कैसे मेंटेन हो? के लिए ट्रीटमेंट्स लेना जरूरी है। हाँ। क्योंकि उसके कुछ कारण होती है कि क्यों प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है। कुछ लोगों को डायबिटीज होता है, डायबिटीज की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। सम पीपल आर ऑन सर्टेन मेडिकेशंस जिस वजह से उनको वो हो रहा है। इरेक्शन जो ठीक से नहीं हो रहा है उसके लिए भी कुछ कारण होती है। वो आराम से कुछ कुछ मेडिसिन देने से ठीक हो सकती है। इसके लिए हमें डॉक्टर दिखाना जरूरी है। We will have to first evaluate and understand what is happening. Do you have certain reasons why this is happening? तो उस रीजन को ठीक करने से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन it is just performance anxiety या बस उस situational problem that needs psychological counseling. बहुत बार सिचुएशनल होता है, मतलब ऐसे करने के लिए कहेंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, बट उस पॉइंट पे करने के लिए कहेंगे तो तुरंत उनको एंजाइटी हो जाता है, प्रेशर में आ जाते हैं। तो अगेन वो प्रेशर क्रिएट ना करना, प्रेगनेंसी का प्रेशर क्रिएट ना करना, और बस नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी रख रहे इस हिसाब से सेक्सुअल एक्टिविटी रखना हेल्प करता है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्शन में भी अगर इफ इट इज बेसिकली परफॉर्मेंस रिलेटेड तो उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है, उससे ही ठीक हो जाता है। इंडिया में स्पर्म बैंक और एग बैंक कैसे वर्क करता है और हम उस पे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं एक वीमेन में? तो हमारे देश में जब रिसेंटली ART बिल आया तो उन्होंने जो भी फर्टिलिटी क्लिनिक्स है उसको डिवाइड किया कुछ कुछ कैटेगरीज में, ART क्लिनिक 1, 2 and 3। तो उनको उनके पास जो भी फैसिलिटीज है उस हिसाब से वो क्राइटेरिया, वो जो क्लिनिक है वो सेग्रीगेट हो गई। तो जो लेवल 3 की क्लिनिक्स है उनके पास स्पर्म बैंक्स होती है और एग बैंक्स होती है, जिनके पास वो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन की जरूरत है। सभी क्लिनिक्स में वो हो नहीं। अगर आपको नहीं पता है, आप कोई भी फर्टिलिटी सेंटर में जाके पूछ सकते हैं कि क्या आप एक स्पर्म बैंक या एग बैंक है, और अगर वो कहती है नहीं तो वो आपको गाइड कर सकती है कि कौन है। अब पहले donations were easily done by whoever. Now it is only altruistic. मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मतलब altruistic मतलब there is no amount of money that is given against the donation. मैं किसी के अच्छे के लिए ये कर रही हूँ. I am going through this. So if I have a sister of mine or a friend of mine who comes and tells me कि will you do this for me? And if I agree to it, to help that friend or a close person to me, then I have to undergo it. Okay. But I will not expect some money out of it because I'm doing it as a goodwill to that person. तो ये जो है altruistic donations are there, so ये कर सकते हैं। उसके अंदर फिर हमें स्पर्म बैंक या एग बैंक में जाके हमारी कुछ कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट जो होनी, स्क्रीनिंग होनी चाहिए वो करनी पड़ती। वो करने के बाद अगर इफ फिट इनटू द क्राइटेरिया कि हम डोनेट कर सकते हैं, देन दे टेल अस कि हमें क्या ड्यूरेशन ऑफ व्हाटएवर हैज टू बी फॉलोड और कब हमें आके क्या करना है। तो मेल्स के लिए स्पर्म के लिए यू मस्ट नॉट हैव सेक्सुअल एक्टिविटी और मैस्टरबेशन फॉर 2 or 3 days and then you come and give us the sperm is what we will tell. And females के लिए तो they have to undergo the stimulation cycle जिसमें हम अंडा बनाते हैं and they have to undergo the pickup process जिसमें हम वो अंडा एक नीडल के माध्यम से बाहर निकालते हैं and हम प्रिजर्व करते हैं। and जिस कपल के लिए ये किया गया है उनके लिए फिर वो यूज किया जाता है। हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, नींद जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सबकी लाइफ में। तो जो हम आजकल 4 घंटा सोने को बहुत बड़ी सोने की मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा सो लिया, तो नींद कितना इम्पैक्ट करता है? नींद बहुत इम्पैक्ट करता है। आप किस स्टेट में सो रहे हैं बहुत इम्पैक्ट करता है। आपको मिनिमम 6 to 8 hours स्लीप ड्यूरिंग नाइट टाइम रखना जरूरी है। आजकल बहुत सारी फीमेल्स नाइट शिफ्ट्स में है, अगर वो उनको इम्पैक्ट नहीं करता है, सब ठीक है तो ठीक है, लेकिन
जो फेस कर रही है challenges with getting periods correctly, with conceiving, तो उनको वो issues की वजह से they must think of switching, क्योंकि night shifts, night का जो time रहता है, when the sunlight is not crossing your eyes, then what happens is कि कुछ hormones एक सर्केडियन रिदम में रिलीज होती है। वो हार्मोन उस टाइम पे रिलीज होने की वजह से बॉडी उस दिन के लिए प्रिपेयर होती है, लेकिन जब वो डिसरप्ट हो जाता है बॉडी को समझ में ही नहीं आता है कि ये दिन है या रात है, क्योंकि ये भी लाइट जा ही रही है मेरी आंखों में से। तो उसको तो पता नहीं चल रहा है कि सनलाइट है या आर्टिफिशियल लाइट है, लाइट तो जा रहा है। इट्स कंफ्यूज्ड, शुड आई रिलीज इट, शुड आई नॉट रिलीज द हार्मोन, मैं क्या करूं? उस कंफ्यूजन की स्थिति में योर गुड हार्मोन्स जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर रही थी वो तो रिलीज नहीं हो रही है। स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है वो बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है हार्मोन वो हमारी अच्छी हार्मोन एग को अफेक्ट कर देता है, जो दूसरे FSH है वो इम्पैक्ट हो जाते हैं और फिर पीरियड नहीं आते ठीक से और एग भी इम्पैक्ट होता है। सो स्लीपिंग ऑन टाइम, getting up on time, being early risers helps. If you are in night shifts, then if it is affecting you, think of changing. It does not help you. जी। And कुछ लोग जिसको जैसे PCOD है, तो इन लोगों को sometimes if they are on the obese side, तो obstructive sleep apnea रहता है, because उनको snoring का तकलीफ रहता है। There is some obstruction which happens during their sleep, इसलिए उनको daytime sleepiness बहुत लगता है। तो उसके लिए they have to check with a doctor and get it treated. OSA कहते हैं, obstructive sleep apnea, उसको ट्रीट करना जरूरी है। नहीं तो उनको वो सोए तो भी ऐसे फील नहीं होता कि मैं सोई हूँ। ओके। बिकॉज उनकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, स्लीप में वो अटक रहे हैं, उनका ब्रीदिंग रुक रहा है बहुत टाइम के लिए, ऑक्सीजन से डिप्रिवेशन हो रहा है, इसीलिए फिर कंसीव नहीं करते हैं। जो डिप्रेस्ड है, दे आर गोइंग थ्रू सर्टेन साइकोलॉजिकल थिंग्स, उनका डे टाइम स्लीपीनेस ज्यादा रहता है, नींद जल्दी नहीं आ रही है, तो उनके लिए भी सम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा हेल्प करता है। आप ठीक टाइम पे स्केड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। देयर इज नो डिसिप्लिन मोस्टली, हमें जो मन कर रहा है हम कर रहे हैं, हमें जो मन कर रहा है खा रहे हैं, हमें जो मन कर रहा है सो रहे हैं, हम बस स्क्रोलिंग करे जा रहे हैं। देयर इज नो टाइम दैट इज फॉलोड, जो हमें बचपन में सिखाया जाता है कि यू नो यू गेट अप इन द स्कूल, यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग, गो टू द स्कूल एट 6 o'clock, कम एट 3 o'clock, फिर कपड़े निकाल के खाना खाना है, जो भी करना है, पढ़ाई करनी। देयर वाज अ डिसिप्लिन दैट वाज फॉलोड, इज लॉस्ट बिकॉज काम में एक्स्ट्रा आवर्स हो रहे हैं, एक्स्ट्रा आवर्स होके थक के घर आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है मैं थोड़ा तो रेस्ट कर लूं बोल के स्क्रोलिंग हो रहा है। स्क्रोलिंग होते होते वो कब 1 घंटे से 2 घंटे हो जाता है पता नहीं चलता है। सो दैट इम्पैक्ट्स। सो डिसिप्लिन, गेटिंग अप ऑन टाइम, ईटिंग ऑन टाइम, स्लीपिंग ऑन टाइम, नो मैटर व्हाट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे जो हो रहा है, चाहे जो डेडलाइन अचीव करनी है, इम्प्रूव्स योर प्रोडक्टिविटी। जब आप स्केड्यूल फॉलो करते हैं एंड व्हेन यू डू इट ऑन टाइम, दे आर मोर प्रोडक्टिव देन द पीपल हु आर डूइंग एक्स्ट्रा आवर्स। तो हमें क्या लगता है कि मैंने तो एक्स्ट्रा टाइम कर लिया, मैं ज्यादा काम कर रही हूँ, लेकिन बिकॉज यू आर एग्जॉस्टेड, आपका जो एफिशिएंसी है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप स्केड्यूल डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, आपका उतना ही अमाउंट में इतना ज्यादा काम हो जाता है, because your brain is more prepared for the day. When you don't let your brain prepare for the day, you get exhausted. So जो बोलते हैं कि मैं नाइट्स मार रही हूँ, मैं तो ओवरनाइट करके I am giving my 100%. So 100% would not be not sleeping. 100% would be following the discipline and sleeping on time and eating on time. That would be 100%. When you do that, your efficiency is going to increase. Your fertility is going to increase. अगर वैसे देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में तो वर्किंग आवर्स ही बढ़ती जा रही है। करेक्ट। मतलब अगर 8 आवर की होती है तो आज के डेट में कोई भी 8 आवर्स पे खत्म नहीं होता है। बहुत गिनी चुनी कंपनियां हैं जो 8 आवर्स में अपने पैकअप कर लेती है, लेकिन 12 आवर तो नॉर्मल है और 4 आवर का ट्रेवल डिस्टेंस टाइम जो जाता है।
तो इस सब मिला के तो उनके पास टाइम ही नहीं होती है फैमिली और नींद के लिए, तो होती ही नहीं है, गुड फूड के लिए टाइम नहीं होती है। तो आज प्रेजेंट टाइम में इनफर्टिलिटी रेट जो बढ़ रही है, यही कारण है। तो मैं बहुत बार कहती हूँ कि प्लीज एडवोकेट दैट यू वांट अ स्पेस फॉर एक्सरसाइज इन द वर्क प्लेस। बहुत सारी पेशेंट्स जब ये कहती है, मैं उनको पूछती हूँ कि आपके ऑफिस में जगह है जहाँ पे आप थोड़ा 20 मिनट का ब्रेक लेके एक्सरसाइज कर सकती हैं? कुछ एक कहती है हाँ, कुछ एक कहती है नहीं। जो कहती है हाँ, उन्होंने कभी वो यूज नहीं किया। हाँ। तो फिर मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, वो यूज करिए। आप उधर एक मैट रखिए, आप उधर जाके 20 मिनट का एक्सरसाइज करिए। आपके पूरे 12 घंटे में से क्या आप आधे घंटे खुद के लिए नहीं निकाल सकते? है ना? तो जाके करिए एंड देन दे डू इट। उनको देख के और भी आती है। So create your force कि आपको ठीक है ऑफिस में नहीं है, ऑफिस के पास में है। So I will not say कि आप मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आप ऑफिस के पास जिम देखिए। So ऑफिस के ऊपर जिम है तो चले जाइए, उधर ही नहा धो के फिर से आ जाइए। So it helps when you are choosing a place जहाँ पे आपको ये हो रहा है। And a second thing that I always tell them is कि stand for your time. Your time, your personal and private time is very important. बहुत लोग इस चीज को बहुत ऐसे करके कहते हैं कि मैं I am giving so much to the work. Of course you are doing the right thing because you feel that you are doing the right thing, but that balance is very important. When we lose that balance, not today, not tomorrow, maybe 10 years down the line we will suffer. शायद आज मुझे बच्चे की जरूरत नहीं है, 10 साल बाद शायद I will want a kid in my life and I'll be struggling at that point. So वो mindset को डेवलप करना कि मुझे मेरी बॉडी इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना मेरा काम है, एंड मुझे दिन के 24 घंटे में से 30 मिनट बस निकालने हैं, उतना भी अगर मैं कर लूं तो भी इनफ है। 30 minutes of exercise, that's all. We are not asking for more. You do this much. 20 minutes of yoga, 30 minutes of exercise. सुबह में एक्सरसाइज कर लीजिए, शाम में योगा कर लीजिए, बस इससे ज्यादा और मत करिए। कर रहे हैं तो भी मैं कहूँगी मत करिए, चलेगा इतना भी। बट उसकी वजह से अगर मुझे आगे चल के फर्टिलिटी इश्यूज नहीं होंगी, पीरियड इश्यूज नहीं होंगी, मोटापा के इश्यूज नहीं होंगे, मुझे डायबिटीज नहीं होगा, बीपी की गोलियां नहीं खानी है, मैं स्ट्रेस नहीं हूँ, मैं एंशियस नहीं हूँ, आई एम हैप्पी, then it makes sense to do all of this. It makes sense to put your efforts into working for so many hours. If at the end of working so many hours, if you are not happy, it doesn't make sense. बिल्कुल मैम, है ना? Even stress related, अपना mindset change करना बहुत जरूरी है। Stress के लिए अगर I am thinking persistently, I am stressed, तो नहीं होने वाला है। तो अगर उस स्ट्रेस को भी अगर हाँ ठीक है बट आई एम वेरी हैप्पी, तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर मैं ओवरवर्क्ड हूँ लेकिन मैं हैप्पी हूँ तो इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर मैं ओवरवर्क्ड हूँ लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं मेरे साथ तो क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या हो जाएगा, परसिस्टेंटली वेरी अनहैप्पी, तो इम्पैक्ट होगा। तो स्ट्रेस, नो स्ट्रेस और लेस स्ट्रेस में माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर हैप्पी, इफ योर माइंडसेट इज हैप्पी, आपको चाहे भले स्ट्रेस हो, वो इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा आपको। जी, आपका गोल्डन फॉर्मूला क्या है फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए? आई विल से ईट वेल, स्लीप ऑन टाइम एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। Just do this much and don't overcomplicate. There's no need to overcomplicate. Just follow what your heart says you to do. That's all. It's very simple. उसको complicate नहीं करी। जी, और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है, तो आपसे मिलने के लिए लोग सोचेंगे तो कहाँ पे, किस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, कहाँ पे जाके आपसे कंसल्ट किया जा सकता है? तो आप अपने क्लिनिक का एड्रेस बता सकते हैं? मैं आई एम अवेलेबल एट एस्टर स्पेशलिटी क्लिनिक विमान नगर, पुणे,
मेरा OPD टाइमिंग्स विल बी अवेलेबल इफ यू कॉल ऑन द नंबर ऑन द गूगल, तो मिल जाएगा. आई एम ऑल्सो अवेलेबल एट मॉम स्टोरी सह्याद्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, शास्त्री नगर रोड. आई एम अ फुल टाइम कंसल्टेंट देयर. तो मेरा वहाँ पे टाइमिंग्स 5 to 6 है. मैं आई एम अवेलेबल देयर. अगर आपको वहाँ पे भी मिलना है तो वी आर अवेलेबल फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशंस आल्सो. तो जस्ट रीच आउट, वी विल हेल्प यू आउट. थैंक यू मैम, आपने इतनी हमें अच्छी जानकारी दी, विस्तृत जानकारी दी कि किस तरीके से आप इनफर्टिलिटी से ओवरकम हो सकते हैं. उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. और आपने इतना टाइम निकाला, तो आप सबका धन्यवाद जो आप हमें अभी तक बन के देख रहे हैं. तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी सिर्फ मेडिकल इश्यूज नहीं है, माइंडसेट, लाइफस्टाइल, डाइटरी पैटर्न्स, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि एक डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको एक सही गाइडेंस मिल सकता है कि आपके बॉडी नीड क्या है, आपको कहाँ पे पैटर्न, आपके बॉडी में क्या ऐसी पैटर्न में दिक्कत आ रही है, या मेल हो या फीमेल हो, कब आपको स्पर्म को फ्रीजिंग करना है, कब हेल्दी स्पर्म के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं. ये सब डॉक्टर से डिस्कस करके आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी सुविधा ले सकते हैं. हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध है, एक्सपर्ट उपलब्ध हैं. आप बाहर आइए, अपनी समस्या को डिस्कस कीजिए. और इनफर्टिलिटी ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें इश्यूज आती हैं जो बच्चे तक लेके जाती है. तो मेरा एक ही सजेशन होगा कि एक्सपर्ट से मिले, ना कि आप ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उस पे जाएं. आप एक्सपर्ट से मिलिए, हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मिले. और डॉक्टर का हम डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से लेके और उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. गूगल पे आप उपलब्ध है सब कुछ. तो तब तक के लिए धन्यवाद. स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर. थैंक यू. थैंक यू. Thank you, Veena ji, for inviting me on this platform. It was a wonderful discussion.